हाय। आज हम क्लास 10th के सिविक्स का जो दूसरा चैप्टर है फेडरलिज्म, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम रिमाइंड कराना चाहेंगे इससे पहले का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। जो पावर शेयरिंग में हम लोग देखे दो स्टोरीज़ था, एक श्रीलंका का और एक बेल्जियम का। दोनों जगह पर जो है कन्फ्लिक्ट होता दो कम्युनिटीज़ के बीच में, और फाइनली हम देखते हैं कि बेल्जियम में उस कन्फ्लिक्ट को सुलझा लिया जाता है पावर को शेयर करके, और श्रीलंका में उस कन्फ्लिक्ट को नहीं सुलझाया जाता है। गवर्नमेंट एक पार्टिकुलर कम्युनिटीज़ को जो है वो के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, जिस वजह से वहाँ पर कन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि पावर शेयरिंग, फिर हम देखते हैं कि क्यों डिज़ायरेबल है, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग के कंसेप्ट पर ही जो गवर्नमेंट होती है, फिर हम पावर शेयरिंग का डेफिनेशन भी देखें कि ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पर पावर जो है वो वेरियस कम्युनिटीज़ के बीच में, वेरियस स्टेक होल्डर के बीच में अगर पावर शेयर कर दी जाती है, ठीक है, तो उस वैसे ही गवर्नमेंट को हम फेडरलिज्म भी कहते हैं। फेडरलिज्म क्या है? पावर शेयरिंग के ही डेफिनेशन को हम फेडरलिज्म कहेंगे। तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट या और भी वेरियस कंस्टिट्यूएंट के बीच जो है पावर को शेयर कर दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम फेडरलिज्म कहते हैं। यहाँ देखिए क्या है फेडरलिज्म। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का एक तरीका है, एक सिस्टम है, इन विच power is divided between the central authority एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट। ठीक है, ये वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर पावर जो है वो शेयर कर दिया जाता है, पावर डिवाइड्स कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या और भी जितने भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं। अगर वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, मिनिमम दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे ही। ठीक है, वहाँ पर तो इसी को हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। जैसा कि हम देखे थे कि बेल्जियम में भी पावर शेयर किया गया था अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच। क्या था वहाँ पर? एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसके बाद हम देखते हैं स्टेट्स गवर्नमेंट थी, फिर जो है ना क्या कहते हैं और भी गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, फिर जो है ब्रुसेल में अलग गवर्नमेंट थी। तो ये जो बेल्जियम में जो प्रैक्टिस किया गया था पावर शेयरिंग का, उसको भी हम फेडरलिज्म कह सकते हैं। तो फेडरलिज्म क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट। कंस्टिट्यूएंट यूनिट मीन्स अगर जो है दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो सेंटर और स्टेट के बीच शेयर की जाएगी, और अगर दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पर जो है स्टेट के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट के बीच भी पावर शेयर की जाएगी। तो ये क्लियर है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म का जस्ट अपोजिट है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पर पावर जो है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच ही, सेंट्रल अथॉरिटी के पास कंसंट्रेट है, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी के पास सारा पावर है, वहां पर लोकल गवर्नमेंट है भी या स्टेट गवर्नमेंट है भी तो नाम का उसके पास कोई पावर नहीं है। या तो लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो उसके पास कोई पावर नहीं होगा। तो फेडरलिज्म का जस्ट उल्टा है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जस्ट अपोजिट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जहां पर पावर एक ही गवर्नमेंट के बीच जो है वो कंसंट्रेटेड हो। ठीक है, देखिए कुछ फीचर्स भी है फेडरलिज्म के। हम कैसे समझेंगे कि किसी जगह पर फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जा रहा है? तो फेडरलिज्म के सर्टेन फीचर्स हैं, कुछ खासियत है। जहां पर फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जा रहा होगा वहां पर ये सब चीज़ हमको दिखाई देगा। जहां पर ये सब सारे फीचर्स दिखाई देंगे वहां पर समझ जाइए कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जा रहा है। जहां पर ये सब सारे फीचर्स नहीं दिखाई देंगे वहां पर फेडरल प्रैक्टिसेस या फेडरलिज्म नहीं है। तो क्या क्या फीचर्स है? तो देखिए, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जहां पर भी फेडरलिज्म होगा वहां पर मिनिमम 2 लेवल की गवर्नमेंट होगी ही, या 2 से ज़्यादा लेवल भी हो सकता है, 2 और मोर लेवल से इसीलिए कहा गया। तो फेडरलिज्म का सबसे पहला फीचर्स क्या है कि देयर वुड बी 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो लिखा हुआ है 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा अगर फेडरलिज्म होगा वहां पर। तो अगर कोई कंट्री फेडरलिज्म प्रैक्टिस कर रही होगी तो 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा वहां पर। अब देखिए
डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। क्या कहा जा रहा है कि दूसरा फीचर्स है हमारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या अगर वहाँ पर और भी लोकल गवर्नमेंट हो, तो ये सारे गवर्नमेंट सेम सिटीजन पर रूल कर रहा होगा। जैसे आप सपोज कीजिए कि हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून इम्प्लीमेंट कर रही है, या फिर अगर आप किसी स्टेट से हैं तो उस स्टेट के गवर्नमेंट जो कोई कानून इम्प्लीमेंट कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कानून और स्टेट गवर्नमेंट का भी कानून उस स्टेट्स के सिटीजन पर इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजन पर रूल्स करती है, अलग अलग गवर्नमेंट्स का सेम सिटीजन पर रूल इंप्लीमेंट होता है या अप्लाई होता है। नेक्स्ट फीचर्स क्या है, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव द इंडिपेंडेंट पावर। बोला जा रहा है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या अगर और कोई गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, तो ये सभी आज़ाद होकर के काम करते हैं। सभी की जो है वो पावर डिवाइडेड होती है, सभी अपने अपने एरिया ऑफ अथॉरिटी में आज़ाद होकर के काम करता है। तो क्या है, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव द इंडिपेंडेंट पावर। सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच आज़ाद पावर होता है, ये अपने एरिया ऑफ अथॉरिटी में इंडिपेंडेंटली काम करता है। देयर वुड बी, नेक्स्ट हमारा, देयर वुड बी क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर फॉर ईच कंस्टिट्यूएंट यूनिट। ठीक है, या ईच कंस्टिट्यूएंट लेवल। अगर फेडरलिज्म होगा तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ के वेरियस कंस्टिट्यूएंट लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या अगर और कोई लोकल गवर्नमेंट है तो उनके पावर को डिवाइड कर दिया गया होगा कि इन चीज़ों पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी और इम्प्लीमेंट करेगी, इन चीज़ों पर स्टेट्स गवर्नमेंट या जिसको उसको जहाँ पे वहाँ जिस नाम से पुकारा जाता है, तो ये लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन चीज़ों पर कानून बनाएगी। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट डिवीजन होगा। तो यही कहा गया है कि पावर का क्लियर कट डिवीजन होगा। देयर वुड बी अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर फॉर ईच कंस्टिट्यूएंट यूनिट। ये हमारा नेक्स्ट फीचर है। और क्या है, द जुडिशरी प्रिवेंट द कन्फ्लिक्ट इफ अराइजेज अमंग द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट लेवल। नेक्स्ट फीचर है हमारा कि जहां पर भी फेडरलिज्म होगा वहां पर जुडिशरी होगा जो कि एक अंपायर के तौर पर काम करेगा, इंडिपेंडेंटली काम करेगा और वो फैसले सुनाएगा। अगर दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि इन चीज़ों पर हमको हक है कानून बनाने का और स्टेट गवर्नमेंट भी दावा करती है कि इन चीज़ों पर नहीं हमको हक है कानून बनाने का, तो इन दोनों के बीच जो कन्फ्लिक्ट है, इस कन्फ्लिक्ट को कौन सुलझाने का काम करेगी, जुडिशियरी काम करेगी। ठीक है, तो ये फेडरलिज्म की नेक्स्ट फीचर्स है। अब हमारा और क्या है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, बोला जरा वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहाँ से रेवेन्यू आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास कहाँ से रेवेन्यू आएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों का क्लियर कट वहाँ भी डिवीजन होगा, इसलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने एरिया ऑफ अथॉरिटी में आज़ादी से काम कर सके। अगर रेवेन्यू का जो है इंश्योरमेंट नहीं होगा, अगर रेवेन्यू उसको इंश्योर नहीं किया जाएगा तो वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर डिपेंडेंट हो जाएगा तो आज़ाद होकर के काम नहीं करेगा। तो ये सब सारे फीचर्स हैं फेडरलिज्म के। हम फिर से तेजी में रीड कर देते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव द इंडिपेंडेंट पावर, देयर वुड बी क्लियर कट डिवीजन फॉर ईच कंस्टिट्यूएंट लेवल, the judiciary prevent the conflict if arises among the different constituent level, sources of revenue for each level of government is clearly specified in the constitution to ensure financial autonomy, कि वो आज़ादी से काम कर सके, उसके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए, व्हाट मेक इंडिया आर फेडरल कंट्री। जब हम फेडरलिज्म के डेफिनेशन को देख लिए, इसके अलावा यूनिटरी गवर्नमेंट को देख लिए, फेडरलिज्म के फीचर्स को देख लिए, तो इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है। और इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है, क्या क्या चीज़ ऐसा है जो कि इंडिया को फेडरल बनाता है, तो हम उन सब चीज़ों को देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ है जो इंडिया को फेडरल बनाता है। तो सबसे पहला देखिए,
The Constitution of India originally provided for two level of government। बोला जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली ये कहा गया था, ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और किसी भी कंट्री को फेडरलिज्म कहलाने के लिए सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट के ज़रूरी है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए। तो इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है। शुरुआत में इंडिया के पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट था, 2 ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट था। बाद में 1993 और 1994 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 73rd और 74th अमेंडमेंट करके लोकल गवर्नमेंट ऐड कर दी गई। 73rd अमेंडमेंट किया गया जो है ना रूरल एरिया के लिए, और 74th अमेंडमेंट किया गया अर्बन एरिया के लिए, जो कि दोनों को हम लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज कहते हैं। ठीक है, देखिए लेटर 3rd tier of government was added, that is the पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। बोला जा रहा है इंडिया में बाद में नेक्स्ट 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के तौर पर इसको बनाया गया। अब नेक्स्ट क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विद इन द 3 लिस्ट। बोला जा रहा है कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ है जो इंडिया को फेडरल बनाता है, या इंडिया एक फेडरल कंट्री है कैसे। तो सबसे पहला क्या था कि इंडिया के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, या जो शुरुआती दौर में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हुआ करता था। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट और ऐड कर दिया गया, जो कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ कहलाता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पावर जो है क्लियर कट डिवीजन है पावर का। कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जिन पर पूरे देश में एक जैसे कानून होने चाहिए। यूनियन लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, जैसे कि बैंकिंग है, रेलवे है, इसके अलावा फॉरेन अफेयर है, करेंसी है, इन सब चीज़ों पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। और दूसरा लिस्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जो लोकल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, स्टेट के इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, जो चीज़ स्टेट लिस्ट में है उस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। जैसे कि हम देखते हैं एग्रीकल्चर है, पुलिस है, ये सब चीज़ जो है स्टेट लिस्ट में है। और एक लिस्ट और है कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर यूनियन और स्टेट दोनों मिल करके कानून बनाती है। जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट का हमारे पास यहाँ देखिए कॉन्करेंट लिस्ट में है क्या सब है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, एडॉप्शन है एंड सक्सेशन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है कि एक क्वेश्चन आपको, हमको जहाँ तक लग रहा है यहाँ से एक क्वेश्चन आपको होगा कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में, ये आपको ऑप्शन में दे देगा कि ये सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में। ज़्यादा चांसेस है कॉन्करेंट लिस्ट के पूछने के, तो याद रखिएगा एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये सब हमारा करेंट लिस्ट में। ठीक है, एक और लिस्ट है जिसको हम रेसिडुअरी सब्जेक्ट, सॉरी एक और लिस्ट नहीं है, लेकिन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अलावा जो भी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जिस सब्जेक्ट के बारे में नहीं दिया गया है, लिखा गया, उसको रेसिडुअरी कहा गया। मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों लिस्ट के अलावा अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट एराइज होता है जिस पर डिस्प्यूट हो कि सेंटर कानून बनाएगी या स्टेट कानून बनाएगी, तो ऐसी कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये कह दिया गया है जो रेसिडुअरी पावर है, जो एक्स्ट्रा कोई पावर या सब्जेक्ट है, उस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। तो देखिए क्या है, यूनियन लिस्ट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। यूनियन लिस्ट पर नेशनल गवर्नमेंट कानून बनाती है, क्योंकि यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस के है, पूरे नेशन में एक जैसी इस पर कानून की ज़रूरत है। जैसे कि बैंकिंग है, रेलवे है, फाइनेंस है, फॉरेन अफेयर है, फॉरेन रिलेशन है, इन सब सारे चीज़ों पर, करेंसी है, ये सब पूरे देश में एक जैसे कानून होते हैं इस पर, इसीलिए इसको जो है नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ है और नेशनल गवर्नमेंट इन चीज़ों पर कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। स्टेट लिस्ट में इंडिया में जो है स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है और वो स्टेट इंपॉर्टेंस या लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट इस सब में है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, पुलिस है, ये सब स्टेट इंपॉर्टेंस का है। कॉन्करेंट लिस्ट जो है, कॉन्करेंट लिस्ट पर कौन कानून बनाती है, ये कॉमन इंटरेस्ट के हैं, जो
यूनियन और जो है स्टेट दोनों के इंपॉर्टेंस क्या है, तो दोनों मिल करके कानून बनाती है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, याद रखिएगा, फिर से कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए रेसिडुअरी सब्जेक्ट जो है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट दीज आर द सब्जेक्ट विच आर नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट। बोला जाए रेसिडुअरी सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को कहा गया है जो तीनों लिस्ट में से कहीं पर नहीं मेंशन है और आगे चल करके कोई ऐसा सब्जेक्ट नया राइज आता है, जैसे कि कंप्यूटर है नहीं, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी तो ये सब सब्जेक्ट नहीं था, इस तरीके की इन सब चीज़ों पर कानून बनाने की, आईटी रूल्स वगैरह बनाने की नहीं थी, तो ये सब रेसिडुअरी सब्जेक्ट में आ जाएगा और इस रेसिडुअरी सब्जेक्ट पर सेंटर को कानून बनाने का हक है। अब देखिए इन केस ऑफ डिस्प्यूट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, अगर डिवीजन ऑफ पावर को लेकर के किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है, द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ अंपायर एंड देयर डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग। बोला जाए सुप्रीम कोर्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किसी तरीके का कोई जो है ना डिस्प्यूट होता है किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो फिर उस पर जुडिशरी मीन्स सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बाइंडिंग होता है, मानना ही होगा, ठीक है। तो ये सब सारे प्रोविजंस जो है वो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। अब देखिए यहाँ पर जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ क्या गवर्नमेंट क्या होता है, तो लिख दिए इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज कंसंट्रेटेड ओनली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जो यूनिटरी गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट का बिल्कुल उल्टा होता है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या था कि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है जहाँ पर सिर्फ सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा और पावर सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच ही कंसंट्रेटेड होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है फेडरेशन कैसे कैसे बनता है इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और क्या जो है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें जो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न किसी भी कंट्री के लिए एनफ है सक्सेसफुल फेडरलिज्म के लिए। तो इन सब सारे चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। तब तक आप बने रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, एग्ज़ाम के में आपको मदद हो रहा है, तो आप जो है अपने दोस्तों से भी जो है शेयर कीजिए। जो लोग आप बोर्ड एग्ज़ाम में हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।